पिछली क्लास में हमने जहाँ तक मुझे याद है हमने वो चीज़ें की थी कि स्ट्रेच किया तो कभी ज़्यादा स्ट्रेच किया, कभी थोड़ा स्ट्रेच किया तो कितना फ़र्क पड़ेगा, परसेंटेज चेंज क्या आएगा रेजिस्टेंस में। तो हमने कुछ चीज़ें देख ली थी। एक परसेंटेज चेंज निकल के आया था n² - 1 × 100%, है ना। अगर मैं वहाँ तक की बात करूँ, फॉर पॉइज़न रेशियो इक्वल टू हाफ, ये बता दिया था आपको, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल मटेरियल यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे स्ट्रेच होने पे, तो आपका जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आया कब, जब आपने लेंथ को n से बढ़ा के nl किया तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आया था n² - 1 × 100%, n² - 1 × 100%। आप इसको यूं भी याद कर सकते हो n + 1 × n-1। अभी मैं आऊंगा इन चीजों पे जो इसमें और नया बता रहा हूं। अच्छा, इफ n इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 तो क्या फॉर्मूला निकल के आया था। अगर n 1 से जरा सा बड़ा है 1.003, क्या फॉर्मूला निकल के आया था उस केस में परसेंटेज चेंज, बताओ, बोला करो आप लोग। उस केस में परसेंटेज चेंज निकल के आया था 2 टाइम्स n-। ये कौन स्टूडेंट है? रियल में नाम से कोई। चलिए, या तो बाहर कर दिया गया होगा या अपने आप गया होगा। अभी देखो इधर सुनो, ये हमने पढ़ा था, ये भी आया था और किसी तरह से वो मैथमेटिकली भी सोच के निकाला था, है ना। आप इस चीज को यहां से भी देख सकते हो। अगर n बहुत बड़ा, जरा सा बड़ा है 1 से, तो n + 1 को मैं नियरली कितना लिख सकता हूं भाई। अगर n थोड़ा सा ही बड़ा है 1 से तो n + 1 को नियरली कितना लिख सकते हैं, 2। लेकिन n-1 को 0 नहीं लिखना है, क्योंकि जीरो लिखते ही ना फिर वो 0 ही आंसर आ जाएगा। जहां पे जितना भी था आपने सारा इग्नोर कर दिया तो 100% एरर हो जाता है। शायद हम पहले भी कभी ऐसा डिस्कस कर चुके होंगे। तो इससे ये सोचना यूं भी आसान है, इस तरीके से भी आप ये देख सकते हो कि ये कैसे बना। और शायद उस दिन हमने 3-4 सवाल लेके ये चीजें यूज कर ली क्वेश्चंस में, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग अ वायर, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग अ वायर ऑन इट्स रेजिस्टेंस। आप लोग थोड़ा सा बोलते रहा करो क्लास में, जैसे मैं पूछता हूं तो आप तुरंत आंसर दीजिए। 3 बार पूछने पे आंसर नहीं। अब ये तो तब था जब जो पॉइज़न रेशियो है, जो पॉइज़न रेशियो है वो आपने 0.5 ले लिया था, यानी कि वॉल्यूम आपने कांस्टेंट मान लिया स्ट्रेचिंग पे। लेकिन अगर पॉइज़न रेशियो नॉर्मल मटेरियल्स के लिए जो पॉइज़न रेशियो होता है वो 0.5 से और 0 के बीच में होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल मटेरियल भी नहीं मिलते, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ऐसे केस में अगर आप लेंथ बढ़ा के n से nl करेंगे तो जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, देखो इसको छोड़ो, इस पे आओ। पहला फैक्टर क्या है, n + 1 है, n + 1 उसकी जगह आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा पॉइज़न n + 1। दूसरा फैक्टर वही रहेगा n-1 और इनटू क्या हो जाना है 100%। अब आप एक चीज वेरीफाई कर लो, अगर मैं सिग्मा पॉइज़न को हाफ रखता हूं तो क्या ऊपर वाला फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, बताओ। क्या सिग्मा पॉइज़न हाफ रखने पे ऊपर वाला फॉर्मूला हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलिए। यस सर, मिल रहा है ना। तो हम इसको भी एक एक्सप्रेशन बना के याद रखें और अभी इसको डिराइव भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा, और फिर उन्हीं 2-3 सवालों में इसको यूज भी करेंगे ताकि ये स्ट्रेचिंग वाला इफेक्ट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलो आप ये पहले एक बार ये अपना रिजल्ट या जो नया रिजल्ट है जैसे भी ये नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में।
हो गया? नो सर। ठीक है, लिख लो, फिर इस पे आएंगे हम, इसको प्रूव करेंगे। हो गया सर। ठीक है जी। क्या आपको पॉइजन रेशियो का मतलब ध्यान है, जो हम +1 में पढ़ा करते थे, या नहीं ध्यान है? बताओ पहले तो बताओ। अगर नहीं ध्यान है तो मैं वो रिपीट करूंगा पहले, उसी से तो आगे बात। कुछ ट्रांसलेशन अपॉन एक्सियल ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था, ठीक है, देखते हैं। इधर सुनो, सपोज ये कोई वायर है, ये कोई भी एक वायर है, और अभी इसकी लेंथ है L, और मैं कहता हूं इसका डायमीटर है D, और इसकी रेजिस्टिविटी है रो। तो इसका रेजिस्टेंस अभी क्या होगा एट प्रेजेंट? अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूं, रो L अपॉन पाई R², और R² D/2 होगा, तो क्या ये बना कि नहीं बना इसका रेजिस्टेंस? अगर इसमें करंट यूज आ रहा है ना, या आपने इसका रेजिस्टेंस बना दिया, आपने इसको खींच दिया। अब खींचने से लेंथ बढ़ती है तो एरिया भी कम होता है, और हमने अभी तक वॉल्यूम कांस्टेंट माना, लेकिन प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। मान लीजिए खींचने के बाद ये मटेरियल कुछ ऐसा हो गया, नई लेंथ आपने बोला है कि नई लेंथ होगी n टाइम्स, आपने इसको खींच के इसकी लेंथ n टाइम्स कर दी। रजिस्टिविटी में तो कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन डायमीटर में जरूर फर्क पड़ा होगा। नया डायमीटर मैंने d' बोल दिया, d'। तो अब जो नई रेजिस्टेंस होगी R' कितनी होगी? रो इंटू NL अपॉन पाई इंटू d'/2 का होल स्क्वायर, तो d'²/4। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। ठीक है। इसमें भी करंट यूं पास करेंगे। अब बात यह है कि इस d' और d में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेन डिफाइन होते हैं, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और पॉजिटिव वैल्यू होती है स्ट्रेन की हमेशा, मतलब बड़ी में से छोटी घटानी है, तो चेंज होगा NL-L और अपॉन ओरिजिनल लेंथ L, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका कितना आ गया? N-1। दूसरा वहां पे होता है लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद एक आता है लेटरल स्ट्रेन, कि यूं खिंचाव के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस में, डायमेंशंस में क्या चेंज आए। तो देखो, वैसे तो चेंज है d'-d, लेकिन d'-d तो नेगेटिव होगा, तो स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, तो ये लिखा जाएगा चेंज इन डायमीटर d'-d अपॉन ओरिजिनल डायमीटर d। क्या दोनों स्ट्रेन लिखने आ गए आपको? वीडियो पॉज होने लग रही है बार बार। यस सर। वीडियो पॉज होने लग रही है, आवाज भी कट रही है। थोड़ी देर तो हो सकता है, थोड़ा नेटवर्क वाला इशू हो। 2 मिनट में चेक करता हूँ इसमें, 2 मिनट बस। भाई अब तो ऐसे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, देखते हैं अगर कुछ सुन पा रहे हो मेरी बात अभी? ठीक है, ठीक है, तो सुनिए, क्या ये दोनों स्ट्रेन आपको समझ आ गए हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। यस सर। अब जो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो दैट इज, जिसको आप सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। मैं सिग्मा पी जानबूझ के लगा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में एक सिग्मा किस चीज के लिए था? सिंबल। सिग्मा किसका सिंबल होता है बताओ इस चैप्टर में? कंडक्टिविटी। सिग्मा इज द सिंबल फॉर कंडक्टिविटी, तो हम सिग्मा पी लिख के चल रहे हैं, दैट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दिस इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और अगर इसकी वैल्यू हाफ हो तो वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही बाद में आता है, लेकिन नॉर्मली ये 0 से हाफ के बीच में कुछ होती है। तो आपने इसको आगे बढ़ाया, सिग्मा पी दैट इज लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन आपका आ रहा है डी माइनस डी डैश अपॉन डी डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका आया n-1। क्या आपको पॉइजन रेशियो लिखना आ गया कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, यहां से मैं एक बार डी डैश निकाल रहा हूं, तो डी माइनस डी डैश आ गया सिग्मा पी इंटू n-1 और इंटू डी। तो यहां से अगर डी डैश को मैं उधर भेजूं तो ये आ रहा है डी माइनस, इसको उधर उठा लो, सिग्मा पी इंटू n-1 इंटू डी। तो मेरे पास डायमीटर का एक रिलेशन आ गया कि डी डैश अपॉन डी, कहीं भी जरूरत पड़ेगी, डी डैश अपॉन डी, उधर से मैंने डी कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो ये बचेगा 1 माइनस सिग्मा पी इंटू n-1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो। इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो कीजिए नोट एक बार, फिर उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज चेंज निकालने की तरफ अब हम चलेंगे। सर हाँ जी, ये जो आप YouTube पे वीडियो डालते हो, ये अलग फोन से रिकॉर्डिंग करते हो आप? हाँ ये 2 फोन लग रहे हैं ना, जो लाइव चल रहा है वो आईफोन से चल रहा है। क्या बात, उसमें अलग कैसे पता लगता है अलग है? सर वो जो रिकॉर्डिंग YouTube पे डालते हो, वो बीच में एक बार रुक गई थी जब मैं देख रही थी, इसलिए पूछा। रुक गई थी तो पता नहीं, बाकी हाँ 2 फोन लगाता हूँ मैं, एक से ये आईफोन से लाइव चलता है और वो दूसरा नॉर्मल फोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हो गया? यस सर। ठीक है, 1 मिनट अभी चलते हैं आगे। देखो अब इसके बाद मुझे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस की तरफ जाना है। मैं एक बार ऊपर वाला डायग्राम मिटा रहा हूं ताकि थोड़ी जगह मैंने बोर्ड पे। परसेंटेज चेंज इन आर का मतलब है चेंज आर डैश माइनस आर अपॉन इनिशियल वैल्यू आर और इनटू 100। यही होता है परसेंटेज चेंज, आर में परसेंटेज चेंज। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको आर से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो आर डैश बाई आर -1 और इंटू 100%। अच्छा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूं, मैं आगे बढ़ाता चल रहा हूं इस काम को, और ये हमारी आ चुकी है इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं, या यूं कहें 2 से 1 को डिवाइड करो ताकि आर डैश बाई आर आए। डायग्राम भी मैं हटाऊंगा। आर डैश बाई आर कितना आ रहा है? अगर आप आर डैश बाई आर निकालोगे तो ये 4 रो से 4 रो गया, पाई से पाई गया, इवन एल से एल गया। आर डैश बाई आर में एक तो बचा n अपॉन डी डैश स्क्वायर
और 1/d² ऊपर जाके बन जाएगा d²। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए क्या सही लिखा गया है कि नहीं। तो r'/r आया n/d' का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, d'/d को यहां पुट करूं इक्वेशन नंबर 5 में। यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो दिस इंप्लाइज r'/r, ये आपका आ रहा है, वहां से अगर मैं देखूं n/ उसका होल स्क्वायर 1 - सिग्मा p इंटू n-1 और उसकी पावर 2। ठीक है, उन इक्वेशंस का मैं यूज कर चुका हूं, मैं उनको हटा दूं वहां से, वो तो आपने पहले लिखी हुई है। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, इसके बाद देखो, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो r'/r आपका निकल के आया, n तो ऊपर है ही, मैं इसको लिख सकता हूं 1 - सिग्मा p इंटू n-1 का की पावर -2। अब ये देखो, ये जो सिग्मा p होता है ये 0 से और 0.5 तक होता है। जो n होता है वो कितना बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा? भाई आप लेंथ डबल कर दो तब भी 2 ही तो हुआ, क्या बहुत बड़ा है क्या n? अगर आपने लेंथ इवन डबल भी कर दी तब भी n 2 और 2 - 1 तो 1 ही है, और जल्दी से लेंथ डबल भी नहीं होती है, यानी कि n-1 इज ऑल्सो स्मॉल। इसका मतलब क्या है कि n-1 भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो प्रोडक्ट बहुत ही छोटा होगा, तो आप बाइनोमियल वाला ये पार्ट यूज कर लेंगे। 1 - सिग्मा p n-1 पावर -2 इज नियरली इक्वल टू 1। ये -2 आ गया है ना, पढ़ा हुआ नहीं बाइनोमियल वाला ये पार्ट? बताओ भाई, ये जानते हो कि नहीं ये वाला? क्लियर है कि नहीं ये स्टेप? सर एक बार यहाँ से बताओ दोबारा, n की वैल्यू छोटी होगी। n कितना होता है? आपने पीछे उस दिन 4 सवाल लिए, लेंथ आप कितनी कर दोगे ऐसे खींच के? ज्यादा से ज्यादा सवालों में डबल लेंथ आ जाती है, नहीं तो 1.5 टाइम्स, 1.003 टाइम्स, और उसमें से भी आप 1 घटा रहे हो, तो क्या n-1 छोटा हो गया कि नहीं? यस सर। नॉर्मली n 1 से 2 के बीच में मिलता है, n-1 तो 0 से और 1 के बीच में हो गया, ये भी 0 से 0.5 के बीच में, तो दो छोटी चीजों का प्रोडक्ट तो और भी छोटा होगा, तो क्या ये बहुत छोटा हो गया कि नहीं, है ना? ज्यादा क्यों नहीं लेते n की वैल्यू? n की वैल्यू ज्यादा क्यों नहीं लेते? दोस्तों हाँ, ये इतना आसान नहीं होता है। एक तो मैंने कहा था यूं तो स्ट्रेचिंग पॉसिबल ही नहीं है कि आप यूं खींच के इस तरह से वायर को चेंज कर दो। यस सर। ठीक है, और अगर आप ज्यादा एन लोगे, अगर सवाल में ज्यादा एन आया तो डेफिनेटली वो इस तरह का मटेरियल मिलेगा, वैसे तो आता ही नहीं ज्यादा एन मिलेगा, वो वाला मटेरियल जो जिसका जिक्र ही नहीं कर रखा होगा। जिसका जिक्र नहीं होगा तो कैसा मटेरियल होता है? परफेक्टली कौन सा होता है वो? परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। इलास्टिक। हाँ, इलास्टिक बोलो, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं उसे। इलास्टिक तो सारे ही हैं, वापिस जाएंगे इस तरह से। तो अक्सर जो प्रैक्टिकल बात है उसके अकॉर्डिंग हम चले तो आप यहाँ बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं। क्या ये समझ आ रहा है क्या? अगर ये छोटा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब मैंने उठा के ये उसमें रखा, तो r'/r ये आपका निकल के आया n इंटू 1 + 2 सिग्मा p इंटू n-1। ये आपका r'/r आया। इसको ये मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर 6। यूज इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन 4 ऊपर बना रखी है, जहां मैं परसेंटेज चेंज निकालू, इसमें उसकी वैल्यू पुट की हमने, तो परसेंटेज चेंज इन r बना r'/r की जगह ये n इंटू 1 + 2 सिग्मा p n-1, और इसमें भी 1 घटा रखा है, और फिर वो मल्टीप्लाई हुआ है 100 से।
क्लियर? इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो परसेंटेज चेंज इन आर, रेजिस्टेंस है आर, देखो फर्स्ट टर्म से n मल्टीप्लाई किया n प्लस इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 सिग्मा पॉइजन n इंटू n-1 और -1 और इंटू 100%। परसेंटेज चेंज इन आर ये कितना होगा? ये n और -1 इकट्ठा हो रहा है लास्ट वाला, और प्लस 2 सिग्मा पी एन, और साथ में क्या हो रहा है n और -1, और इंटू क्या आया 100%। समझ आ गया है? इन दोनों में से आपने n-1 कॉमन लिया तो एक टर्म तो 1 बचेगी और एक 2 सिग्मा पी एन बचा और इंटू 100%, और इसी को हमने यूं लिखा था, एक ये वाली टर्म 2 सिग्मा पी एन प्लस 1, अगली टर्म n-1 और इंटू 100%। ये आ गया परसेंटेज चेंज निकल के, अगर मटेरियल का कुछ पॉइजन रेशियो दिया है अलग से तो। और इसका स्पेशल केस, इफ सिग्मा पॉइजन इज हाफ, अगर मैं हाफ रखूं तो आपसे 2 गया तो n+1 n-1, तो ये परसेंटेज चेंज कितना आ गया? वही आ गया जो उसमें था फॉर्मूला। हाँ भाई बताओ, अभी क्लियर है कि नहीं ये वाला पार्ट? यस सर। और है ना, ये शॉर्ट नोट्स अपने क्या होता है कि चैप्टर जब भी कोई चले, कम से कम चैप्टर फिनिश होने पे एक पेज में उसके नोट्स हो, एक पेज में एक फिनिशिंग हो, कि ताकि आप रिवीजन में एक बार उनको तो देख जाएं फटाफट। तो ऐसे फॉर्मूले ऐसी जगह लिख लिया करो लास्ट में। चलिए पहले ये नोट कीजिए, आप शायद समझ आ ही गया होगा, कीजिए नोट। सर आयनोस्फीयर बता रहे थे आप लास्ट में। हाँ, उस दिन वो मीटिंग पूरी हो गई थी। हाँ चलो ये आप तब तक नोट कर रहे हैं, मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। हमारी धरती में आपने ये तो पढ़ा होगा कि ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, यस सर, मीजोस्फियर होता है, देन थर्मोस्फियर होता है, ये नाम सुने? हाँ अब ट्रोपोस्फियर के एंड पे जाके ना एटमॉस्फेयर में कुछ आयंस प्रेजेंट होने लग जाती हैं, बाहर से जो कॉस्मिक रेज आती हैं उससे आयनाइजेशन होने लग जाता है, या किसी भी कारण से एयर मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन होने लग जाता है। तो आयनोस्फीयर इन 4 लेयर्स का वो कॉमन पार्ट है जहां आयंस प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फियर में भी हो सकता है, वो मीजोस्फियर में भी हो सकता है, और आयनोस्फियर को एक अलग तरीके से देखा जाता है, उसमें कई लेयर्स बनी होती हैं। डी लेयर सबसे नीचे जो है वो डी लेयर बोलते हैं। मैं उस दिन वो वीडियो ऑफ हो गया था, लेकिन मैंने शायद अगर किसी ने देखा हो तो मैंने और 1-2 मिनट उसके बारे में बोला था, फिर मेरे को लगा चलो बच्चे तो है नहीं, कोई देखेगा तो बाद में सुन लेंगे। तो उसमें भी मैंने लास्ट में बताया था डी लेयर होती है सबसे नीचे, मतलब मे बी जो सेकंड पार्ट है, सबसे लोएस्ट पार्ट हमारा कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर। टोटल 80 से
600 किलोमीटर के बीच में होती है। क्या? दोबारा बताओ, आयनोस्फीयर दोबारा बताओ। 80 से 600 किलोमीटर के वो बीच में। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है कि सबसे जो पहला हमारी लेयर है ट्रोपोस्फियर बोलते हैं ना हम, उससे अगली स्ट्रेटोस्फियर। तो मे भी स्ट्रेटोस्फियर से स्टार्ट हो जाती होगी, वहाँ पे एक डी लेयर होती है जहाँ पे आयन डेंसिटी कुछ है आयन डेंसिटी। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे आयन डेंसिटी बढ़ेगी, उसे ई लेयर बोलते हैं। उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे आयन डेंसिटी और बढ़ती है, F1 लेयर। उससे थोड़ा ऊपर F2 लेयर। वो F1 और F2 दिन में अलग अलग होती हैं, नाइट टाइम में वो मर्ज हो जाती है लेयर्स, इस तरह का रहता है। F2 से ऊपर अगेन फिर आयन की डेंसिटी नेग्लेजिबल होती चलती है। तो इस तरह से ये होता है। अब आपको किस सेंस में समझना था, क्या पूछना था इसमें? ये एनसीईआरटी में था एक वर्ड। इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में? हाँ। कहाँ पे? पेज नंबर बताओ। ये पेज नंबर 94 में 3.3 जो है पैसेज, इसमें फोर्थ लाइन। ठीक है। इन नेचर फ्री चार्ज पार्टिकल डू एग्जिस्ट लाइक इन द अपर स्ट्राटा ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आइनोस्फीयर। हाँ, ये बस इसने जिक्र किया है कि इवन नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में भी फ्री चार्ज पार्टिकल है आइंस के रूप में, यही बताना चाह रहा है। और आइनोस्फीयर का जिक्र होता था कम्युनिकेशन चैप्टर में। अब शायद वो हटा दिया 1-2 साल से, वो तो लास्ट चैप्टर हुआ करता था आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए ठीक है, मैंने जो जानकारी दी कुछ तो समझ आया होगा क्या होता है आइनोस्फीयर। सर इसमें इसका मतलब बताना, जो आइनोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। बताता हूँ। इसी चैप्टर में लिखा है क्या? इसी चैप्टर में लिखा है? ये तो नेट पे देखता हूँ। चलो वैसे बताता हूँ, सुनो। कभी आपने 10th में TIR पढ़ा है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हाँ पढ़ा है ना पक्का? कि रे डेंसर टू रेयर जाना चाहती है, लेकिन रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ जाती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से। यस सर। आयंस की डेंसिटी पे डिपेंड करता है उनका क्रिटिकल एंगल। धरती से संदेश भेजे जाते हैं, आपने देखा होगा। सुनो, मैच चलते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहे हैं, कोई एक खिलाड़ी इंडिया के स्टूडियो में बैठा है और इनका कॉरेस्पोंडेंट वहां पे ग्राउंड में है, इनका कोई संवाददाता वहां पे ग्राउंड में है, और एक खिलाड़ी आपने एक्सपर्ट यहाँ बैठा रखा है। कभी ये देखा है कि वो बोल के चुप हो चुका होता है, फिर ये सुनता रहता है 1 मिनट तक, थोड़ा गैप नजर आता है, वो बोल के चुप हो चुका है, इसको सुनाई दे रहा है, फिर ये उसके बाद जवाब देते हैं। यस सर। पक्का ना? ऑब्जर्व किया है ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ये क्यों है? न्यूज़ में भी होता है वो रिपोर्टर से, मतलब उसमें ज्यादा होता है जब बहुत दूर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक साइड हो गया, इंडिया एक साइड। अब उसमें होता क्या है, धरती के चारों तरफ आइनोस्फीयर है, वो ऑस्ट्रेलिया से वो वेव्स ऊपर गई, आइनोस्फीयर की कोई लेयर उन वेव्स का TIR करवाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे कि वो रे बाहर ना निकल के और धरती के दूसरे पार्ट पे चली जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करते हुए वो इंडिया में पहुंच रही है। लेकिन वो दूरी इतनी ज्यादा है कि वेव को आने में थोड़ा समय लग जाता है, इसीलिए वो सुनने में हमें गैप महसूस होता है, और कुछ नहीं। तो ये जो आपने लाइन बोली, मैंने पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन मैं भी इसी से रिलेटेड होनी चाहिए कि आइनोस्फीयर की वजह से। अब देखो, वैसे तो मैं लौट के अभी इसी काम पे आ रहा हूँ, 1 मिनट और बता देता हूँ। ये जो स्पेस कम्युनिकेशन होता है, स्पेस कम्युनिकेशन, इसमें ना एक तो होता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, इधर और उधर, डायरेक्ट यहाँ से वेव चलेगी सीधी इस एंटीना से उस एंटीना पे गई। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। क्यों? धरती गोल है या फ्लैट है? गोल है। अर्थ स्फेरिकल है। आप एक एंटीना इधर लगाओगे, एक एंटीना इधर, और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करोगे, तो क्या धरती का कर्वेचर बीच में नहीं आ जाएगा? है ना? तो ये बहुत दूर तक ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। दूसरा होता है ग्राउंड वेव या सरफेस वेव कम्युनिकेशन। उसमें क्या करते हैं, वेव को धरती पे छोड़ देते हैं, अर्थ की सरफेस पे वो ग्लाइड करते हुए आगे जाती है और सामने वाले एंटीना पे पहुंच जाती है। वो भी बहुत दूर तक नहीं होता, क्योंकि अर्थ जो है, ग्राउंड जो है, वो काफी ज्यादा अटेन्युएट करती है, उस वेव की एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये वाला मेथड है। कौन सा बताया मैंने, क्या नाम लिया इसका? ग्राउंड वेव या सरफेस वेव। समझ गए हो क्या? Yes, sir. एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है जिसमें अर्थ की कर्वेचर दिक्कत देती है, एक ग्राउंड कम्युनिकेशन है जिसमें धरती एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, तीसरा जो सबसे लंबे दूरी तक, उसे बोलते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन या स्काई वेव कम्युनिकेशन। उसमें क्या करते हैं,
स्काई वेव में यही वाला ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं उस सिग्नल को। ऊपर आइनोस्फीयर है, वो आइनोस्फीयर से TIR होता है और वो रे नीचे आती है और उसमें धरती के काफी बड़े एरिया को कवर कर जाती है और किसी दूसरी साइड के कंट्री में वो वेव पहुंच जाती है। चलो मुझे लगता है बहुत है, इस काम को रोकना चाहिए, हम लौट के आए अपने काम पे, है ना। कुछ चीजें समझ आई होंगी आपको जो मैंने बताई अभी। यस सर। ठीक है, अब भाई ये बताओ, ये फॉर्मूले परमानेंट याद हो जाएंगे आपको, ये और ये? यस सर। ठीक है, यहाँ पे +1 मेडिकल बी के ना +1 नॉन मेडिकल बी के बच्चे हैं क्या जो लास्ट ईयर नॉन मेडिकल बी में थे? अभी है कोई क्लास में? बताओ, कोई है क्या ऐसा स्टूडेंट? नहीं है। वैसे आपकी क्लास में तो है लेकिन वो क्लास में अभी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मैं उनको ये बता रहा था, मैंने लास्ट ईयर +1 में इलास्टिसिटी में करवाया था, मैं वो वीडियो एक बार चेक ही कर रहा था, गलती से यहाँ n लगाना भूल गए थे, गलती से। अगर आप अपनी नोटबुक में करेक्शन करें तो कर सकते हैं। वो इलास्टिसिटी के वीडियोज में कहीं था तो मैंने देखा यहाँ आके एक जगह n भूल गए और ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। तो पर अब कोई ऐसा स्टूडेंट ही नहीं है तो कोई नहीं। चलो अब उन सवालों पे आओ जो 3-4 सवाल किए थे आपने उस दिन सिग्मा हाफ लेके, किए थे कि नहीं बताओ, है ना। तो मुझे एग्जैक्टली सवाल ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी फटाफट, कितने सवाल? 4 सवाल थे शायद। ये नोट तो हो गया है ना आपका सभी का? ठीक है सर। वीडियो फ्रीज हो रही है यार, वीडियो फ्रीज तो हो ही रही है, क्या करें, नेटवर्क की थोड़ी कमी है। देखो क्वेश्चन ये था कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन R इफ, अच्छा एक चीज मैंने कहा कि आप सिग्मा ले लेना 1/4, मतलब परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल मटेरियल नहीं है, 1/4 आपने ले लिया। फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट थे शायद उस दिन, पहले पार्ट में लेंथ को डबल किया था। अरे ऐसे लिखा था आपने कि L टाइम्स इज, पहले में क्या लिखा था? पहले में फर्स्ट में n टाइम्स किया था, दूसरे में n टाइम्स वाला तो हमने निकाल ही लिया ना फॉर्मूला, वो तो ही गया। हाँ। सेकंड वाला बता दो उसका क्या था? इंक्रीज्ड बाय 100%। इंक्रीज्ड बाय 100%। मान लो ये सवाल है तो भाई इसका सीधा सा जवाब है, आपने L को कितना कर दिया? 2L। n कितना हो गया आपका? 2। सिग्मा P हो गया आपका 1/2। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, अभी अभी फॉर्मूला आया था 2 टाइम्स सिग्मा P इंटू n -1 इंटू n +1 और इंटू, अरे रे रे यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, है ना। 2 सिग्मा NP +1 n -1 इंटू 100, ये था। ये देखो 2 से 2 गया। सर सिग्मा P आपने 1/4 ले रखा है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, सिग्मा P 1/4 लिया तो ये तो सारा ही कट गया। 1 + 1 कितना बचा? 1 + 1 2 इंटू 1 और इंटू 100%। तो देखो क्या उस दिन से अलग आंसर आ गया कि नहीं? मुझे जहां तक याद है आपका 300% आया होगा उसमें। यस सर। बताओ फर्स्ट पार्ट क्लियर? यस ये उनका सेकंड पार्ट था। अगला पार्ट बोलिए, वहां पे क्या चेंज बोला है? वही हम फटाफट देखेंगे क्या बोला है। वो थी length is increased to 150%. L is increased to 150%। यस सर। तो इंक्रीज टू 150% का मतलब हमने देखा था, देख लिया था कि L हो गया था 3/2L, है ना, हो गया था ये। यानी कि आपका N हो गया 3/2 एंड पॉइजन रेशियो है 1/4। लगाओ जी इसमें फिर से फॉर्मूला। तो परसेंटेज चेंज इन R, ये वाला फॉर्मूला 2 टाइम्स सिग्मा P 1/4 इंटू N +1 इंटू N -1 और इंटू 100%। कितना है?
2 से 2 3/4 प्लस 1 7/4 इंटू 1/2 1/2 ही बनेगा ये, और इंटू 100%, 4 से गया 25, 12.5 और गुणा 7, 7 5 35, 3 7 2 14 3 17। क्या ये आ रहा है कि एक मिनट आप कंफर्म करके बताओ। 87.5 क्या सेकंड पार्ट में आ गया 87.5? यस सर। और उस दिन कितना 125 के आसपास आया था, कितना था उसमें आंसर? 125। हाँ तो देखो अलग अलग होता जा रहा है, और कैसे हो रहा है, हम अगर हमने रिजल्ट सीख लिया तो जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो उतना टाइम लगेगा। थर्ड पार्ट बताओ, जो वहां पे नेक्स्ट पार्ट था क्या था? लेंथ इज इंक्रीज बाय 3%। क्या दोबारा बताना? लेंथ इज इंक्रीज बाय 3%। बाई 3%, L बाई 3%। तो हमने ये देखा था कि अगर L बाई 3% है, इट मीन्स जो L है वो चेंज होके हो गया है L प्लस 3/100 इंटू L, यानी कि 1.003 L, 1.03 003 नहीं शायद 03 L। तो यहां पे अगर आप n देखते हो तो 1.03, और सिग्मा पोइजा देखते हो 1/4। आपने फिर से निकाला परसेंटेज चेंज, तो वो आएगा 2 टाइम्स जो हमारा फॉर्मूला वही सिग्मा p इंटू n -1 इंटू n, ये +1 है सॉरी, इंटू n -1 और इंटू 100। तो ये आ रहा है 2 नीचे 2 आ गया, 1.03/2 प्लस 1, और ये 0.03 और इंटू 100, 2 से आपने डिवाइड भी कर लिया, 0.515 प्लस 1 और इंटू 3, 1.515 और इंटू 3, 3 5 15, 3 1 3 और 1 4, 3 5 15। एक बार वेरीफाई करो क्या यही आंसर आ गया है क्या? 4.545%। हाँ भाई सही किया हमने। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, बाकी पार्ट छोड़िए, यही थे, उसी को मैंने दूसरे तरीके से भी लिखवा दिया था उस दिन। तो ये 2-3 पार्ट तो आप नोट करके रखिए। हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
अब देखो, इसके बाद हम एक इस शेप की वायर लेंगे जिसे बोल देते हैं टेपर्ड वायर। टेपर्ड वायर का मतलब होता है कि जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर है, दिस इज द टेपर्ड वायर। देखिए इस तरह की वायर, जैसे मान लो समझ गए हो, ऐसी वायर है, इस तरह की वायर, क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये सब। लेंथ ऑफ द वायर है L, करंट इसमें ऐसे हम फ्लो करवाएंगे। इधर का रेडियस A है, इधर का रेडियस B है, और मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज रो। तो इसका रेजिस्टेंस पहली बात क्या होगा और कैसे आएगा? इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन जनरल हमने पढ़ा है रो एल बाई ए, है ना भाई? ठीक है, रो एल अपॉन एरिया, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। अच्छा एक बात दिमाग में रखो, रो एल बाई ए फॉर्मूला हर जगह वैलिड है जहां एरिया शुरू से लेके लास्ट तक यूनिफॉर्म चले। जरूरी नहीं वो सर्कुलर हो, कैसा ही टेढ़ा मेढ़ा कैसा ही एरिया हो वो वैलिड है। अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी अलग से, लेकिन ये फिलहाल जो लिखना चाहिए एरिया पाई आर स्क्वायर। अब मैंने एक चीज आपको एक दिन बताई थी याद करने के हिसाब से, अगर दोनों जगह आर अलग अलग हो तो क्या कर देंगे, पाई R1 R2। ये तो फॉर्मूला है, याद हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई R1 R2। यस सर, है ना? इसमें हम एक चीज एज्यूम करते हैं कि टेपरिंग इज स्मॉल। टेपरिंग इज स्मॉल का मतलब बहुत भी ज्यादा यूं इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मतलब ये जो डिफरेंस आया है रेडियस में, ये काफी कम है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। ये हमारी अजम्पशन रहती है। और वायर में एकदम से बहुत ज्यादा वो इंक्लाइंड प्लेन थोड़ी बनाना है, थोड़ी थोड़ी टेपरिंग होगी अगर होगी तो। सर अगर ये एरिया यूनिफॉर्मली डिक्रीज ना हो रहा हो तो? यूनिफॉर्मली डिक्रीज ना हो रहा हो तो भी आप बीच में कहीं जाके, यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे ना करे, बीच में कहीं जाके थोड़ी सी लेंथ चलोगे तो आप नियरली एरिया को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। समझ रहे हो क्या? कहीं भी आप x दूरी पे गए, देखो मैं इसमें दिखाता हूं आपको। आप यहां से किसी x लेंथ पे गए, सपोज इस जगह जो रेडियस है वो r है, यहां से x लेंथ पे जाके इस जगह जो रेडियस है वो r है। आपने एक छोटा सा एलिमेंट बनाया जिसका रेडियस r है, तो आप अगर चीज यूनिफॉर्मली करें, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करें, आप थोड़ा सा आगे बढ़े x प्लस dx, हालांकि रेडियस में कुछ चेंज तो होगा, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या इस पार्ट में आप r को नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते, है ना? तो आप इतने पार्ट का dr तो लिख ही पाएंगे। मैंने जो एलिमेंट बना है, ये जो हमारा एलिमेंट बना है यहाँ, अब अगर मैं इस एलिमेंट का dr लिखना चाहूं तो dr बताओ क्या होगा? क्या होगा बोलिए? रो इनटू dx, इसकी लेंथ है dx अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यूं बताओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे एलिमेंट आगे आगे लगे हैं, तो ये सारे सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज। और सीरीज में हम पढ़ेंगे आगे, वैसे हम जानते हैं कि आर इक्वलेंट होता है सबका सम, तो इंटीग्रेशन कर दूं। सिंस all the elements are in series,
तो जो r बनेगा वो इंटीग्रल dr बन जाएगा। यानी कि जो मेरा r आएगा, रो कांस्टेंट है बाहर आ गया, पाई भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/r² dx। अब इसमें दिक्कत क्या है, r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए था, r भी वेरिएबल है और r की लिमिट मुझे दिख भी रही है। r की इनिशियल वैल्यू कितनी है इसके अकॉर्डिंग a, और r की फाइनल वैल्यू कितनी है b। लिमिट तो x की भी दिख रही है अगर जरूरत पड़े तो। x की इनिशियल वैल्यू 0 है और x की फाइनल वैल्यू है l। तो मुझे इस इंटीग्रेशन को एक में कन्वर्ट करना होगा, या तो r में या x में। अब ये है तो r का इंटीग्रेशन लेकिन x के रेस्पेक्ट में है। समझ आ गया? ये हमने कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो किए होंगे, वहाँ स्कूल टाइम में कैसे कन्वर्जन करते थे इंटीग्रेशंस का, ध्यान है? अभी बताओ, याद है क्या क्या करना? अब इसके बाद इसको एक सिंगल वेरिएबल में लाओ। जैसे हम r में लाने की कोशिश करेंगे, सिंगल वेरिएबल r में लाने की हम कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कैसे। आपने यहां से ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे भी और इस पे भी। ये दूरी b है तो ये भी b होगी इतनी। ये पूरी है तो ऊपर ऊपर की लेंथ क्या बची बताओ? a माइनस b। अच्छा यहां भी है इतनी तो b है, ये तो b चल ही रही है और पूरी r है, तो ऊपर ऊपर की लेंथ क्या बचेगी? r माइनस b। r माइनस b। मैं एक बार दो ट्राइंगल दिखा रहा हूं आपको, a b c d e। क्या ट्राइंगल, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ता हूं। नाउ फाइंड अ रिलेशन बिटवीन r एंड x। ये काम हमें करना है। अब मुझे r और x के बीच का रिलेशन ढूंढना है। तो आप ये बताओ, r और x के बीच का रिलेशन ढूंढने के लिए आप एक बात बताओ, ट्राइंगल ABC क्या सिमिलर है कि नहीं ट्राइंगल ADE के? सिमिलर है ना? सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो, अच्छा ये x है, पूरी l है, तो ये बची l माइनस x। तो साइड्स का रेशियो r माइनस b उसके कोरस्पॉन्डिंग a माइनस b बराबर l माइनस x उसके कोरस्पॉन्डिंग है पूरी l, पूरी लेंथ l। क्या ये रेशियो समझ आ गया? हाँ भाई, रेशियो में कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये आपका आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि ना करें, पढ़ा रहने दो। ये आ रहा है 1/a माइनस b इंटू r माइनस b/a माइनस b l/l 1 माइनस x/l। ये आ गया, ये रिलेशन आ गया। r को रिप्लेस करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर लगेगा। अगर r लेके आओगे तो बड़ा सा बन जाएगा और उस पर स्क्वायर लगाने से बहुत मुश्किल होगी। तो अच्छा है dx हटा के dr लाओ। उसका तरीका क्या है, ये जो इक्वेशन आपको मिली है इसको आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, चाहे r के रेस्पेक्ट में कर दो चाहे x के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में। मान लो मैंने x के रेस्पेक्ट में किया तो देखो अलग अलग। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1/a माइनस b कॉन्स्टेंट है, इसके अलावा बचेगा dr/dx। सेकेंड टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है 0 माइनस 1/l और dx/dx, और dx/dx 1 होता है। आप ये बताओ क्या इससे ये डिफरेंशिएट करना आ गया आपको? यस सर। है ना? और यहां से मेरा मुझे चाहिए dx हटा के dr लाना है, ठीक है। यहां से आ गया dr/a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/l dx/dx तो 1 है और इंटू dx।
यानी कि जो dx आया वो आ रहा है माइनस, उधर भेजो, L अपॉन a माइनस बी और इंटू डी आर, ये dx आ गया। इक्वेशन नंबर, ब्लॉक में डालने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा माइनस क्यों आ रहा है बाहर, इसका कारण बताओ, बाहर माइनस आने का क्या कारण है? आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे x बढ़ रहा है, लेकिन r क्या हो रहा है? लेकिन r क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो आगे जाने पे जो dr है, ये तो हमने यहाँ r ही लिख दिया स्मॉल टेपरिंग, इसलिए नहीं तो ये r प्लस dr लिखते और वहां पे dr नेगेटिव होता। तो dr अगर नेगेटिव है तो dx पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या आया होगा, अपने आप एक माइनस आया होगा। इसके बाद यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये नोट कीजिए, ये इसकी जगह पुट कीजिए और फिर r पे लिमिट हमने दिखा रखी है, इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए रो एल अपॉन पाई ए बी आता है कि नहीं आता, ये नोट कीजिए पहले तो, फिर आगे बढ़िए। वीडियो बंद हो गई। ठीक है, फोन आ गया था बीच में, आप कीजिए नोट। हो गया क्या, नोट हो गया? नो सर। पहले एक बार होमवर्क सुन लेना आज की क्लास के बाद, जो आपकी HCV में पेज नंबर 196 है, पेज नंबर 196, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। अभी इसमें कोई सर्किट पार्ट नहीं आया हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, देन पेज नंबर 197 पे ऑब्जेक्टिव सेकंड और क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6, ठीक, 1 and 3 to 6, 3 4 5 6 5 12 सवाल। ये 12 सवाल हैं, एक बार ये यहाँ तक आप जरूर ट्राई करना। अभी बताओ क्या ये रो एल अपॉन पाई ए भी आ गया। आपने पूरा कर लिया क्या, ये बताओ? यस सर। देखो मैं यहाँ 2 मिनट करके दिखा देता हूँ, ये मिटा के।
इक्वेशन नंबर 1 को हम बचाएं और उधर से इक्वेशन नंबर 2 को बचाएं। तो आपने क्या किया कि 2 को 1 में यूज किया, और कुछ नहीं, 2 को 1 में यूज किया, तो डी आर या यूं कहें आर रो अपॉन पाई 1/r², और dx की जगह वो रखोगे -l अपॉन a माइनस बी डी आर। या -l अपॉन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो r आ गया -ρl अपॉन एक पाई नीचे है a माइनस बी, और अंदर बचेगा r⁻² का इंटीग्रेशन, और r की लिमिट हमें दिख रही है a से लेके b। r⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -ρl अपॉन पाई a माइनस बी, r⁻² का इंटीग्रेशन होगा r⁻1 अपॉन -1, और लिमिट है a से b। अच्छा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से r आया ρl अपॉन पाई a माइनस बी, और 1/r जिसमें की लिमिट है a से b, ρl अपॉन पाई a माइनस बी, और अंदर बचेगा 1/b माइनस 1/a। एलसीएम लोगे तो a b आएगा और ऊपर जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, और ये आ जाएगा ρl अपॉन पाई a b। ये पूरा कर लीजिए, अगर किसी का बचा हुआ है तब जरूर पूरा कीजिए। हो गया क्या कंप्लीट, बताओ? यस सर, हो गया। एक आखिरी चीज बस मैं आज की यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसी में एक कंपैरिजन वाला पॉइंट जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे होंगे उन चीजों को। होमवर्क एक तो ये लिखा हुआ है, एक और मैं इसमें लिख रहा हूं आपके लिए। इसी कंडक्टर में मैंने कहा कि करंट यूं जा रहा है, कोई स्किन इफेक्ट वगैरह नहीं, पूरे में बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ठीक है, कोई स्किन इफेक्ट नहीं। यहाँ का क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ का A2। तो आपको ना कुछ चीजें कंपेयर करनी है। I1 को कंपेयर करना है I2 से, करंट डेंसिटी को कंपेयर करना है, करंट को कंपेयर करना है, करंट डेंसिटी को कंपेयर करना है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंपेयर करना है मटेरियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है बराबर है वो कंपेयर करना है, ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, लो बैटरी, ठीक है, अभी देखो, ड्रिफ्ट स्पीड, इनको कंपेयर करना है। तो एक सवाल ये बन गया कि कंपेयर, मैं लिख भी दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें, करंट, करंट डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कम, ज्यादा या बराबर, ये 3-4 चीजें आपको देखनी है। 5 पार्ट बन गए हैं। कम, ज्यादा या बराबर, ये आपको इसमें लिख लेना है। आप कम से कम एक बार ये होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
ठीक है भाई, हो गया। यस सर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम ऑफ करते हैं और आप ये काम पूरा कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।